नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया एक्सिस और मैं हूं ओमकार पांडे। दोस्तों, मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया। आम आदमी के जीवन पर इस बजट का पड़ने वाले असर को लेकर आपने तमाम विशेषज्ञों के विश्लेषण सुने होंगे। तमाम विशेषज्ञों ने इस बजट को आम आदमी के लिए उतना संतोषजनक नहीं बताया जितनी की अपेक्षा की गई थी। बताया जा रहा है कि बजट में मिडिल क्लास वालों को कोई रियायत नहीं मिली है और इसके जरिए समाज के उच्च वर्गीय तबकों को आर्थिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। रोजगार को लेकर बजट में क्या कुछ खास है और रेलवे सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है। इन सभी विषयों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि समसामयिक मुद्दों से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज भारत में बेरोजगारी चरम पर है। 20 जनवरी 2022 को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर में CMIE अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में CMIE ने अपने साप्ताहिक विश्लेषण में बताया है कि भारत में 3 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है और वो बेरोजगार हैं। इस संख्या में से 1 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी के कारण हताश हो चुके हैं और काम ढूंढना बंद कर चुके हैं। सोचिए, 1 करोड़ 70 लाख लोग हताशा के कारण रोजगार तलाशने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर इतनी बड़ी संख्या में नौकरी नहीं मिलने के कारण लोग हताश होकर रोजगार ढूंढना ही बंद कर चुके हैं तो देश में बेरोजगारी का आलम क्या है यह आप बखूबी समझ सकते हैं। CMIE ने अपनी साप्ताहिक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत को 3 करोड़ 50 लाख लोगों की 7.9% संख्या को तत्काल रोजगार देने की जरूरत है। यह संख्या करीब करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों की होगी जिनके बारे में पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था। कहने का मतलब यह है कि 1 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार की आवश्यकता सीधे तौर पर बेरोजगारी के अब तक के आंकड़ों में नई वृद्धि है। CMIE ने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया है कि अगर इस संख्या के लिए तत्काल रोजगार उपलब्ध करा दिए जाते हैं तो भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान बेरोजगारी दर अभी बनी रहेगी, कम नहीं होनी है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बजट में रोजगार को लेकर भारत सरकार का क्या विजन देखने को मिला है। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान अपने संबोधन में सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने आगे कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट योजना या CGTMSE योजना का संवर्धन करके एक नया स्वरूप दिया जाएगा, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की सुविधा होगी और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। दरअसल CGTMSE या क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज एक ट्रस्ट है जो वित्तीय संस्थानों को छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों अर्थात MSE और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME को ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी देता है। मतलब वित्त मंत्री ने कहा कि SME और MSME को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने वाले ट्रस्ट को 2 लाख करोड़ का धन आवंटन किया जाएगा, जिसके माध्यम से SME और MSME में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दोस्तों, यहाँ SME का मतलब ऐसे निजी मालिकाना हक रखने वाले व्यवसाय से है जिनकी पूंजी, कार्यबल और संपत्ति राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार एक निश्चित स्तर के नीचे आती है। आप SME के उदाहरण के तौर पर स्थानीय रेस्तरां, किराना स्टोर, गैरेज आदि को मान सकते हैं। वहीं अगर MSME की बात करें तो MSME दरअसल भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसे भारत सरकार द्वारा साल 2006 के MSMED या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के साथ एक समझौते के तौर पर पेश किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार MSMEs माल और वस्तुओं के प्रसंस्करण, उत्पादन और संरक्षण में शामिल उद्यम होते हैं। अर्थात सरल भाषा में कहें तो MSME के अंतर्गत बड़े मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने वाली निजी क्षेत्रों की बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे कि DFM फूड्स, अंकुर साइंटिफिक एनर्जी टेक्नोलॉजीज
और एसएल पैकेजिंग जैसी तमाम निजी क्षेत्रों की ग्राहक सेवा प्रदाता कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर रक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के लिए रक्षा बजट को बढ़ा दिया गया है। पिछले साल रक्षा बजट के लिए 4,78,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जबकि इस बार इसी रक्षा बजट को बढ़ाकर 5,25,000 करोड़ कर दिया गया है। एक चीज यह भी गौर करने वाली है कि इसी वित्तीय वर्ष में रक्षा क्षेत्र के लिए कैपिटल एक्सपेंस में 17,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की गई है। अब समझने वाली बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंस आखिर है क्या। दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंस दरअसल रक्षा के क्षेत्र में नए हथियार खरीदने के लिए किया गया धन आवंटन होता है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसी कैपिटल एक्सपेंस को बढ़ाकर 1,35,000 करोड़ से 1,52,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। बजट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भी रोजगार की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट अभिभाषण के दौरान यह घोषणा की कि कुल रक्षा बजट का 1/4 हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान या DRDO यूज करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कुल खरीद का 68% हिस्सा घरेलू रक्षा कंपनियों में खरीदा जाएगा। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में बाहर से हथियार खरीदने के लिए बजट में 10% की कमी की गई और इसी 10% की धनराशि को रक्षा क्षेत्र में हथियार उत्पादक स्वदेशी कंपनियों के लिए आवंटित कर दिया गया। दरअसल पिछले साल रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए घरेलू कंपनियों को कुल खरीद का 58% हिस्सा दिया गया था, जबकि इस वित्तीय वर्ष 2022 में देश के लिए इन्हीं घरेलू कंपनियों के लिए यह हिस्सा अब 68% हो चुका है। मतलब अब घरेलू कंपनियों को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10% अधिक रक्षा हथियार उत्पादन के लिए धन आवंटित किया गया है। इन सब के अलावा रेलवे को भी आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बजट में घोषणा की गई है कि रेल हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए 2000 किलोमीटर का कवच युक्त रेलवे नेटवर्क 3 साल के अंदर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2022-23 में 2000 किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो रेलवे सुरक्षा और इसके क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी है। रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बताया गया है कि एक साल के अंदर 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को एंटी कोलिजन डिवाइस यानी ACD के अंतर्गत लाया जाएगा। एंटी कोलिजन डिवाइस एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है जिसके जरिए 2 ट्रेनों के बीच होने वाली टक्कर को रोका जा सकता है। मतलब साफ तौर पर रेल हादसों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस व्यवस्था में बजट का विशेष प्रावधान किया गया है। अब इस घोषणा को लेकर बजट को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है कि ACD या एंटी कोलिजन डिवाइस पर पहले से ही काम चल रहा है, तो फिर इस बजट में प्रावधान करके इसे एक बड़ी घोषणा के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ चैनल्स के अपने एजेंडे हैं, जिसके तहत यह प्रश्न कर रहे हैं कि 2004 में PIB की प्रेस रिलीज में अगर इस बात की जानकारी दी गई कि 598 ऐसे ACDs पर काम चल रहा है, तो बजट में इस बात का फिर से जिक्र करके इसे बड़ी घोषणा के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। दोस्तों, इस एजेंडे को समझने के लिए रेल हादसों का इतिहास देखना बहुत जरूरी है। अब चूंकि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट है और ACDs के निर्माण को कमतर आंका जा रहा है, तो इसके लिए बीजेपी सरकार के ही शासनकाल के दौरान घटित रेल हादसों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, बात करेंगे साल 2014 से 2020 के बीच घटित रेल हादसों के बारे में। रेल हादसों के अध्ययन से संबंधित एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2014 से 2020 के बीच हुए रेल दुर्घटनाओं के आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिला है। 2014 में भारत में 117 रेल दुर्घटनाएं घटित हुई थी। वहीं साल 2015 में यह संख्या बढ़ी और 131 रेल दुर्घटनाएं इस साल घटित हुई। इसके बाद साल 2016 में 106, 2017 में 103, 2018 में 72 रेल दुर्घटनाएं
2019 में 59 और साल 2020 में 54 रेल हादसे पूरे देश भर में घटित हुए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2014 से 20 के बीच सबसे कम रेल हादसे 2020 में घटित हुए और इसका एकमात्र कारण रेलवे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र में तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास है। दोस्तों, भारत सरकार ने रेल हादसों के लिए जीरो एक्सीडेंट का एक लक्ष्य तैयार कर रखा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बजट में एक साल के अंदर 2000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाने की घोषणा की गई है। अब आप खुद सोचिए कि यह एक बड़ी घोषणा कैसे नहीं हो सकती है। सरकार की इस घोषणा पर प्रश्न चिन्ह वही लोग लगा सकते हैं जो रेल हादसों को लेकर संवेदनहीन होते हैं। कोरोना को लेकर हुई मौतों पर अति संवेदनशीलता दर्शाने वाले यही लोग अगर रेल हादसों को कमतर आंकते हैं तो यह सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि वह एक एजेंडे के तहत बजट को निशाना बना रहे हैं। रेल हादसों की विभीषिका और इसकी भयावहता वही समझ सकता है जिसने अपने किसी प्रियजन को इस तरह के रेल हादसों में खोया हो। बहरहाल इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि बजट में कमियां नहीं है। जैसे कि रोजगार सृजन को ही देख ले तो केवल संभावनाएं ही जताई गई हैं कि फला क्षेत्रों में करोड़ों की धनराशि आवंटन कर देने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। हर साल पेश किए गए बजट में रोजगार सृजन की यह बात कही जाती है, लेकिन धरातल स्तर पर रोजगार अवसरों के सृजन में कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती। इस बजट में भी रोजगार को लेकर कुछ इसी तरह का खाका पेश किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में कैपिटल एक्सपेंस का 68% हिस्सा स्वदेशी और घरेलू रक्षा उत्पादक कंपनियों के लिए रिजर्व रखा गया है और यह बताया गया है कि भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान के साथ निजी क्षेत्र की कंपनियां मिलकर इस बजट का उपयोग करेंगी और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही एसएमई और एमएसएमई सेक्टर में लोन गारंटी योजना को रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया गया है। इन सबके इतर राज्यों को पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए एसएमई और एमएसएमई सेक्टर के साथ साथ दूसरे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में इस बात को जिक्र करते हुए बताया था कि इस धनराशि के निवेश के जरिए रोजगार में नए अवसर रोजगार के क्षेत्र में पैदा होंगे। निर्मला सीतारमण ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को दर्शाते हुए केंद्र सरकार उत्पादक संपत्ति बनाने की दिशा में अपने पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों के हाथ मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार सृजन को लेकर बजट में इस तरह के कई प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए भारी मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में धन आवंटन भी किए गए हैं। लेकिन धरातल पर यह बजट बेरोजगारी को कम करने में कितना कारगर साबित होता है यह तो आने वाले कुछ वर्षों में पता चल ही जाएगा। धन्यवाद।